हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो है पृष्ठ रसायन। और इस चैप्टर का आज के इस वीडियो में 10 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। अब केवल हम उन्हीं प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से आने वाले हैं। उन्हीं हम क्वेश्चन को देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कराने वाला हूं जो आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीटेड हुए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कराएंगे जो आपके लिए सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि ये आपको क्लासेज हैं वो फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका वैल्यू ना करें, आप इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। और खासकर मैं कहूँगा वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब हम जान लेते हैं। यहाँ पे पृष्ठ रसायन हम पढ़ रहे हैं, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए। इसको मैं आपको कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर 5 है। इससे पहले का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है। यदि इन चारों चैप्टरों का सब्जेक्टिव अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री सब्जेक्टिव के नाम से एक लिंक मिलेगा। उस पर इस वीडियो को देखने के पश्चात क्लिक करेंगे ना तो चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्टिव का सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर से ऑब्जेक्टिव का भी लिंक हमने दे दिया है केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के नाम से, तो वहां से ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर वाइज आप तैयार करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आप समझ नहीं गए, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो है ब्राउनी गति। क्या कह रहा है कि ब्राउनी गति क्या है, ठीक है ना। ब्राउनी गति किसे कहते हैं जी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए ब्राउनी गति यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बट ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट होता है, ठीक है, कि कोलाइड, यहाँ पे कोलाइड रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोलाइडी विलियन, ठीक है ना। मतलब ये कहा जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट होता है कि कोलाइडी विलियन के कण, जो कोलाइडी विलियन के कण होते हैं ना, कोलाइडी विलियन के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार अनियमित गति करते रहते हैं, ठीक है ना। इस गति को ही ब्राउनी गति क्या कहते हैं, कहा जाता है। इतनी बात आप समझ के। ब्राउनी गति का सिंपल सा मतलब यही है कि हम जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम उसको देखते हैं ना कोलाइडी विलियन को, तो कोलाइडी विलियन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनियमित गति करते रहते हैं, लगातार अनियमित गति करते रहते हैं, और उस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। मतलब अगर मैं अच्छे से आपको समझाऊं तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा सा बर्तन है, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा दोस्त, तब आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ये हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है ना, एक हमारे पास ये बर्तन है। अब इस बर्तन में होता ये है कि इस बर्तन में हमने कोलाइडी विलियन को भर दिया है, ठीक है ना। तो कोलाइडी विलियन मान लेते हैं हमने यहाँ तक भरा हुआ है। अब कोलाइडी विलियन है, जो कोलाइडी विलियन है, तो जाहिर सी बात है कोलाइडी विलियन के कणों से तो मिलकर कोलाइडी विलियन बना होगा ना, तो उनके ये छोटे छोटे ये क्या है, कण है, ठीक है ना। कोलाइडी विलियन के क्या है, कण है। अब ये जो कण है ना, ये जो कण है ये अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, इस तरीके से, लगातार इस तरीके से, समझ रहे हैं। मतलब ये कंसिस्टेंट इस तरीके से लगातार गति करते हुए टकराते रहते हैं आपस में, इस तरीके से गति करते हुए रहते हैं। मतलब जो कोलाइडी विलियन के जो कण है ना, कोलाइडी विलियन के जो कण हैं वो क्या करते हैं, वो लगातार अनियमित गति करते रहते हैं, अनियमित गति। तो इतनी बात आप समझ के होंगे।
क्या करते रहते हैं जी, क्या करते रहते हैं? हमने यही कहा कि जब हम कोलाइडियन विलयन एक बर्तन में लिए और हमने सूक्ष्मदर्शी ले लिया और जब हम इसको देखें ना, ठीक है, तो जब हमने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हमने देखा तो ये स्पष्ट हुआ कि जो कोलाइडियन विलयन के जो कण है ना वो लगातार अनियमित गति करते रहते हैं और इसी गति को ही ब्राउनी गति हम कहते हैं। समझ में आ गया आपको? अच्छा, लगातार का मतलब कंसिस्टेंसी होती है और यहाँ पे अनियमित का मतलब आप समझ रहे हैं? अनियमित का मतलब किसी भी दिशाओं में ये गति करते रहते हैं, अनियमित, ठीक है ना। जैसे कि मेले में आप गए होंगे तो मेले में क्या होता है दोस्त, कोई इधर व्यक्ति जा रहा है, कोई इधर, तुम नियमित पैटर्न में गति नहीं करते हैं, कोई किधर भी चला जाता है। तो वही होता है, लगातार गति हो रहा है और अनियमित गति हो रहा है। तो एक बार अब अंत में एक बार और परिभाषा में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा कभी भी यहां से याद नहीं करना है, मैं यहां से बोल रहा हूं, यही से आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए सुन लीजिए। आप कहेंगे कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने से यह स्पष्ट होता है कि कोलाइडियन विलयन के कण लगातार अनियमित गति करते रहते हैं, तो इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। सिंपल सा है दोस्त। अब वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि सूक्ष्मदर्शी की, मतलब यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं। तो शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने से यह स्पष्ट होता है कि कोलाइडियन विलयन के कण लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ के और याद रखेंगे, जो ब्राउनी गति है ना, इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि, यहाँ पे एक बात लिखा है क्योंकि इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। मतलब इसकी खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और इसी ब्राउन शब्द से ही ब्राउनी गति नाम दे दिया गया है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसकी खोज किया था, तो इसलिए ब्राउनी गति नाम दे दिया गया है। इतनी बात समझ के उसके बाद यहाँ पे हमने गुण लिखा हुआ है कि ब्राउनी गति के गुण क्या होते हैं। सबसे पहली बात कि ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति तेज हो जाती है। मतलब क्या होगा कि जो ब्राउनी गति होती है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राउनी गति जो होता है वो समानुपाती होता है ताप के। वो क्या होता है? ताप के समानुपाती होता है। मतलब सिंपल सा यहाँ से हमें ये समझाया जा रहा है कि यदि ताप बढ़ेगा ना, यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो ब्राउनी गति भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वही लिखा जा रहा है, ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति तेज होती है। अब क्यों तेज होती है समझ जाइए। देखिए, जैसे ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्या है? एक बर्तन है। ध्यान से अगर आप समझें तो एक बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने कोलाइडियन विलयन भरा गया है इस तरीके से, और इसके कोलाइडियन विलयन के कण है। और जब हम इसको ताप देते हैं, मान लेते हैं इसको ताप दे रहे हैं, हम इसको गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो ताप देंगे तो ये ताप के कारण ये इसके कणों की जो कणों की जो ऊर्जा है ना वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही कणों की ऊर्जा बढ़ेगी ना तो ये तेजी से टकराने लगेंगे, तेजी से इस तरीके से गति करने लगेंगे किसी भी दिशा में, ठीक है ना। तो इसी गति को हम क्या कहते हैं? वही गति ब्राउनी गति भी कहलाता है। तो सिंपल से यहाँ पे एक ही बात कहा गया कि ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति क्या होता है? बढ़ता है। तो वो लिखा गया, ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति तेज हो जाती है या तेजी से बढ़ती है। दूसरा, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ब्राउनी गति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित का मतलब सिंपल सी बात है कि ब्राउनी गति समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि इसके कण लगातार गति करते रहते हैं। तो कभी ब्राउनी गति कुछ अलग होगा, कभी कुछ अलग होगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि ब्राउनी गति समय के साथ क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला आता है, ब्राउनी गति से गतिज ऊर्जा का संपुष्टि होता है। जो ब्राउनी गतिज है ना, इससे गतिज ऊर्जा का क्या होता है? संपुष्टि होता है या सिद्ध होता है। नेक्स्ट हमारा गुण में याद रखेंगे कि जो ब्राउनी गति होता है, ब्राउनी गति गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। निरस्त मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समाप्त कर देता है,
ठीक है ना। अंतिम जो हमारा आता है कि ब्राउनी गति अवोगाद्रो, यहाँ पे याद रखेंगे कि ब्राउनी गति जो है वो अवोगाद्रो संख्या का निर्धारण करता है या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे करता है लिखेंगे और बेटर रहेगा। ब्राउनी गति से अवोगाद्रो मतलब ब्राउनी गति अवोगाद्रो संख्या का निर्धारण, ब्राउनी गति से अवोगाद्रो संख्या का निर्धारण होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। किसका? अवोगाद्रो संख्या का निर्धारण होता है। जैसे मैं दोस्त सिंपल से कहूँ तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्कंदन। क्या कहा जा रहा है? स्कंदन। अब स्कंदन का दो हम परिभाषा आपको बताएंगे। एक तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक है, लॉन्ग टाइप परिभाषा है, बट यहीं से आपको समझ में भी आएगा डीप में कि स्कंदन या अवक्षेपण या उड़न कहते किसे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक हम छोटा परिभाषा बताएंगे जो यहाँ पे नीचे हमने लिखा हुआ है, बट जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहूँगा बाबू कि आपको ध्यान से पहले ऊपर से समझते जाना है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से पहले बता दे रहा हूँ कि स्कंदन का मतलब क्या होता है। स्कंदन का मतलब सिंपल से यही होता है ना, थक्का बनना या जम जाना, या मैं कह सकता हूँ कि पुंज या समूह का बनना। जैसे कि आप ध्यान से समझें, जैसे पनीर आपने नाम सुना होगा, तो पनीर खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो पनीर अगर आप बनता है कभी भी आप देखिएगा तो पनीर में क्या होता है जी, दूध जो होता है ना, तो दूध रहता है, तो दूध में हम क्या करते हैं, नींबू होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नींबू होगा उसको जब निचोड़ देंगे, नींबू के रस को उसमें डालेंगे ना, तो दूध फट जाता है। अब फट के उसके जो क्या होते हैं, दूध के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और उसी के बाद ना मतलब क्या होता है, पनीर बनता है। तो पनीर किससे बना है? दूध से ही बना है। तो जो पनीर क्या हुआ, दूध जो है वो थक्का बन गया, तभी तो पनीर बना है ना। तो वही थक्का बनना ही ना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। मतलब कोलाइडीय कणों के जमने को, घटना को ही हम क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। बट हम उसको डिटेल में समझेंगे जी, ठीक है ना। डिटेल में समझेंगे कि ये होते क्या हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं स्कंदन या उड़न किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया स्कंदन या अवक्षेपण या उड़न। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे लिखा गया कोलाइडीय कणों पर समान आवेश होने के कारण वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कोलाइडीय कणों पर समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा अब यहाँ तक मैं समझा दूं आपको, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे दोस्त। देखिए जो कोलाइडीय विलयन है, अभी हमने बताया कि कोलाइडीय विलयन एक बड़ा सा बर्तन लिए, इसमें हमने यहाँ तक कोलाइडीय विलयन को भर दिया। अब कोलाइडीय विलयन है तो इसके कोलाइडीय कण भी तो होंगे ना। तो ये कोलाइडीय कणों पर एक समान आवेश होता है। एक समान आवेश यदि ये सभी जो कण हैं, या तो ये सभी कण धनात्मक होंगे या ऋणात्मक। तो मान लेते हैं अगर सभी कण धनात्मक होंगे तो धन क्या होता है? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं, ये दूर हटेंगे। तो इसी प्रकार ये सभी कणों पर धनात्मक यदि आवेश है तो ये सभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि कोलाइडीय कण, ये कोलाइडीय कण है ना, तो कोलाइडीय कणों पर समान आवेश होने के कारण, समान मतलब इक्वल चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर हटाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि प्लस और माइनस होगा, मतलब अलग अलग आवेश होंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे। अगर दोनों समान होंगे ना तो अलग अलग हो जाएंगे, दूर हटेंगे। तो वही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे समान आवेश होने के कारण ये क्या होता है? इनके बीच प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण वह समान रूप से वितरित रहते हैं। जिसके कारण क्या होता है? ये समान रूप से वितरित रहते हैं, मतलब समान रूप से ये सभी कण जो है ना वो फैले हुए रहते हैं, दूर दूर पर रहते हैं, ठीक है ना। अर्थात कोलाइडीय विलयन क्या होता है? अस्थायी होता है। कोलाइडीय जो विलयन है वो क्या है? अस्थायी होता है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे लिखा गया कि जब इन कोलाइडीय कणों का आवेश किसी विधि द्वारा समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, अर्थात तो यह उदासीन हो जाते हैं। अब यहाँ तक मैं समझा दूं कि जब देखिए हमने जाना कि कोलाइडीय जो कण है इस पर क्या होता है? समान आवेश होता है, जिसके कारण इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है या प्रतिकर्षण होता है।
तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी कारणवश जो कोलाइडीय कण हैं इनके आवेश समाप्त हो जाएं, इनके जो आवेश हैं वो समाप्त हो जाएं। तो आवेश समाप्त होने का मतलब कि वो क्या हो जाए, उदासीन हो जाए, अर्थात यह उदासीन हो जाते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल समाप्त हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब ये उदासीन हो जाएंगे, जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल था, जो दूर दूर कणों को भेज रहा था, वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अतः आपस में जुड़कर वो क्या कर लेंगे, गुच्छा, पुंज या समूह बना लेते हैं। अतः जो कोलाइडीय कण है ना, जब इनके आवेश समाप्त हो जाएंगे तो ये कोलाइडीय कण धीरे धीरे सभी एक पास आते जाएंगे और एक पास जुटने लगेंगे। इस तरीके से जुट जाएंगे और ये सभी एक पुंज बना देंगे या एक समूह या गुच्छा का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना। इन बड़े पुंजों को, ठीक है ना, इन बड़े पुंजों पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण यह विलयन को अलग अलग बर्तनों की तली में बैठ जाते हैं। यह घटना स्कंदन कहलाता है। या मैं कहूँगा ना, इतना अगर आप 9 भी लिखें, इतना आप 9 भी लिखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझ में सबसे पहले आया कि नहीं। ये जो हमने लाइन यहाँ तक लिखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले मैं आपको यहीं से बोल दे रहा हूँ, यही आप लिख दीजिएगा। आप लिखेंगे कि कोलाइडीय कणों पर असमान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तब किसी कारणवश इन कोलाइडीय कणों का आवेश समाप्त हो जाए, अर्थात यह उदासीन हो जाए, तो कोलाइडीय कण के जो प्रतिकर्षण होता है, कोलाइडीय कणों का जो प्रतिकर्षण होता है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण यह कोलाइडीय कण आपस में मिलकर समूह या पुंज या गुच्छे का निर्माण कर लेते हैं और इसी घटना को ही स्कंदन कहते हैं। यहाँ के बाद इसको लिख देंगे कि इस घटना को ही स्कंदन कहते हैं। ठीक है ना दोस्त। तो आपको चुपचाप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, आपको 100% सही मिलेगा। और ये आप लाइन 9 भी लिखेंगे ना तो चलेगा। मैं इसको इसलिए काट दे रहा हूँ, 100% ये लाइन सही है, बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मतलब देख कर ही घबरा जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जितना सिंपल हो सकता है उतना मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आपको एक परिभाषा समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको फिर से एक बार और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक बड़ा सा हमने बर्तन लिया, ठीक है ना, ये लाइन आप याद रखेंगे, नहीं लिखेंगे। चलिए, एक बड़ा सा हमने बर्तन लिया, इसमें क्या है, कोलाइडीय विलयन के कण हैं, इसमें कोलाइडीय विलयन भरा गया है। तो कोलाइडीय विलयन के कोलाइडीय विलयन के कण हैं। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि किसी बर्तन में कोलाइडीय विलयन के कण हमने भरा हुआ है, तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे। दूसरा हम परिभाषा बता रहे हैं। तो कोलाइडीय विलयन के जो कण होते हैं ना, ठीक है, इसमें कुछ मात्रा में कोलाइडीय विलयन में, ये जो कोलाइडीय विलयन होते हैं, सिंपल सा हम यही कहें, तो इसमें कोलाइडीय विलयन भरे गए हैं, ठीक है ना। और कोलाइडीय विलयन में हम कुछ मात्रा विद्युत अपघट्य मिला देते हैं, विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। ध्यान से आप समझेंगे, जब किसी कोलाइडीय विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर कोलाइडीय विलयन क्या हो जाते हैं, कोलाइडीय विलयन क्या हो जाते हैं, कोलाइडीय विलयन के जो कण है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्कंदित हो जाते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि पुंज बना लेते हैं। और उसी घटना को ही ना हम क्या कहते हैं, हम स्कंदन कहते हैं। मतलब हमने दूसरा परिभाषा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर यह आपस में जुड़कर एक गुच्छा या समूह बना लेते हैं और इस घटना को स्कंदन कहते हैं।
मतलब यहाँ पे विलयन कैसा होना चाहिए, कोलाइडीय विलयन होना चाहिए। तो आप कोलाइडीय विलयन ही लिखेंगे कि जब किसी कोलाइडीय विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, जब किसी कोलाइडीय विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर यह आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़कर गुच्छा या समूह बना लेते हैं। यह मतलब कौन, यह आपस में जुड़कर, यह मतलब कोलाइडीय विलयन के जो कण हैं वो आपस में जुड़कर गुच्छा या समूह बना लेते हैं और इस घटना को ही स्कंदन कहते हैं। समझ गए। तो कोलाइडीय विलयन मतलब, कोलाइडीय विलयन का मतलब जैसे दूध है और उसमें विद्युत अपघट्य का मतलब हम कह सकते हैं नींबू हो गया, या मैं ये कह सकता हूँ नमक हो गया। तो विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे तो जो कोलाइडीय विलयन के जो कण है ना वो समूह या गुच्छा का निर्माण कर लेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को स्कंदन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। या तो आप ऊपर वाला परिभाषा याद कीजिए या नीचे वाला, दोनों बात एक ही है। दोनों देखिए डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ परिभाषाओं में बोलने में डिफरेंट है, जबकि अगर हम इसका मीनिंग निकालें, अर्थ निकालें तो सेम टू सेम ही आएगा। तो आप एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, छोटा सा परिभाषा बोल रहा हूँ कि जब किसी कोलाइडीय विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर कोलाइडीय कण आपस में जुड़कर गुच्छा या समूह बना लेते हैं और इस घटना को ही हम स्कंदन कहते हैं। और याद रखेंगे स्कंदन अधिकतर द्रव विरोधी कोलाइडीय विलयन का ही होता है। जो द्रव विरोधी कोलाइडीय विलयन है उसी का स्कंदन होता है। तो मैं आशा करता हूं कि 2 पॉइंट समझ में आ गए। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक बात तो मैं भी जानता हूं कि टाइम लग रहा है, तो टाइम लगने दीजिए। आपका जो ये समय है ना, ये आप समय सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, सही जगह दे रहे हैं, तो उसके लिए परेशान ना हो, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। कुछ टॉपिक होते हैं जिसको डीप में ना समझाया जाए तो आप जब इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा तो दिक्कत आएगी। अब मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत आए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में जितना हो सकता है उतना मैं बताने का, सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है शोषण। अब शोषण किसे कहते हैं जी? तो देखिए जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं एक साथ होती है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम शोषण कहते हैं। मतलब हमने क्या बताया कि जब क्या होता है, जब अधिशोषण और अवशोषण, ठीक है ना। तो जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों जो क्रियाएं हैं, अधिशोषण भी एक क्रिया है और अवशोषण भी एक क्रियाएं हैं, जब अधिशोषण और अवशोषण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, साथ होती हैं, ठीक है ना, साथ साथ मतलब एक साथ ही होती हैं, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। ठीक है। तो यही बात लिखा गया है कि जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, घटनाएं मतलब ये क्रियाएं भी कह सकते हैं, एक साथ होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। तो जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। उसके बाद आता है उदाहरण, नोट में एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि शोषण में सबसे पहले अधिशोषण तेजी से होता है। मतलब जो शोषण की प्रक्रिया है ना, इसमें सबसे पहले किसका कौन सा कार्य होगा, तो जो अधिशोषण होता है वो सबसे पहले होता है। ठीक है ना। मतलब अधिशोषण की जो गति है ना वो तीव्र होती है, तेज होती है, और अवशोषण की जो गति है ना वो थोड़ी धीमी होती है। तो वही लिखा गया है, मतलब शोषण में सबसे पहले अधिशोषण तेजी से होता है, फिर अवशोषण धीरे से होता है, फिर अवशोषण क्या होता है, धीरे से होता है। ठीक है ना। अगला आता है उदाहरण। अब उदाहरण में यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट्स आता है कि चारकोल की सतह पर रंगीन गैस या रंगों का चिपकना। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, शोषण
शोषण कहा गया है, तो जिसमें अधिशोषण और अवशोषण की क्रियाएं होंगी। देखिए अधिशोषण का मतलब समझ रहे हैं कि जब अधिशोषक ये अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य क्या हो जाते हैं, अधिशोष्य इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस क्रिया को ही अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, तो अधिशोषण का एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि चारकोल की सतह पर रंगीन गैसों या रंगों का चिपकना। चारकोल मतलब जो हमारे पास पहले जो ब्लैक बोर्ड होता था उसमें चाक हम इस्तेमाल करते थे, वही चाक क्या है, चारकोल है। तो हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, एक ग्लास लेंगे और उसमें जो हम कह सकते हैं कि शादी विवाह में क्या होता है, किरकिरी हम लगाते हैं, ऐसे हम लोग बिहार में ऐसे कह देते हैं कि किरकिरी लगाया जा रहा है। तो वो जो किरकिरी होता है ना, रंग होता है एक तरह का, तो वो जो किरकिरी है या रंग है उसको अगर आप एक ग्लास में घोल देंगे तो वो तेजी से वो क्या करेगा, गति करेंगे। तो वो गति करेंगे और जब गति कर रहे होंगे तो उसमें चारकोल लीजिएगा और चारकोल को उसमें डुबाइएगा। जैसे ही आप चारकोल को एक चाक को डुबाएंगे तो चाक की ऊपरी सतह पर आप देखेंगे तो जो रंग होते हैं या जो रंग होते हैं ना वो चिपक जाते हैं। तो वही घटना क्या कहलाता है, वो भी शोषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा हमारा आता है कि स्पंज द्वारा पानी को सोख लेना। स्पंज मतलब फोम, आप देखे होंगे फोम, कोई भी फोम है तो फोम में अगर पानी आप गिराएंगे, रुई जिसको हम कहते हैं, रुई को अगर आप पानी में गिराएंगे तो रुई जो है ना पानी को अपने अंदर पूरा क्या कर लेगा, सोख लेगा। तो वही घटना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो वही स्पंज, रुई को ही कहा जा रहा है, स्पंज द्वारा पानी को सोख लेना भी एक शोषण का ही क्या है, एग्जाम्पल है। अगला हमारा आता है कपड़ों द्वारा स्याही को सोख लेना। अब जब कपड़ों पर स्याही गिर जाता है तो स्याही को सोख लेता है कपड़ा, तो वो भी क्या होता है, अवशोषण का एग्जाम्पल है। अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं जब साथ साथ हो रही हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों, जैसे आप नहीं समझे जी, अरे बाबू चाक को लेंगे, एक पानी ग्लास का पानी आपने भरा हुआ है, और जब एक ग्लास का पानी, ध्यान से बाबू आप नहीं समझेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगा। एक ग्लास का ये पानी है, अब इस ग्लास के पानी में आपने रंगों को इस तरीके से डाला हुआ है, रंग आपने जो किरकिरी हमने कहा था वो डाले हुए हैं। अब इसमें एक आप चाक को लाते हैं, इस तरीके से डुबाएंगे, तो डुबाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये कि ये जो रंग है ना, ये जो रंग हैं वो इसके सतह पर ये चिपकेंगे। ठीक है ना। और जो इसमें पानी होंगे वो पानी अंदर भी तो जाएंगे ना, अंदर भी। तो सबसे पहले जो सतह पर चिपक रहे हैं, तो सतह पर चिपकना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। और जब पानी जो है वो इस चाक के अंदर जा रहा है तो पूरे अंदर तक जा रहा है तो इसे अवशोषण कहते हैं। तो वही तो हम कह हैं कि जब ऐसी मतलब कोई भी क्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। समझ गए ना। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं चाहूँ तो इस पर डिटेल में मैं आपको समझा सकता हूँ, बट कितना डिटेल में जाएं दोस्त, कितना पढ़ाना भी तो है ना। अब सब एग्जाम्पल पे मैं समझाने लगूँ तो टाइम लगेगा। अगला हमारा आता है समांगीय उत्प्रेरक और विसमांगीय उत्प्रेरक का उदाहरण दीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा है, बट थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। समांगीय उत्प्रेरक और विसमांगीय उत्प्रेरक। देखिए समांगीय उत्प्रेरण कहे या उत्प्रेरक कहे, दोनों बात एक ही लेकर हम यहाँ पे चलते हैं। समांगीय उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं तो उसे समांगीय उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक, ये दो चीजों की बात हो रहा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, दोनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगीय क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं।
तो आप क्या बोल देंगे, आप कह देंगे ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। मतलब एग्जाम्पल से समझाए ना, तो जो समांगी उत्प्रेरक है, मान लेते हैं कि यह मान लेते हैं ये ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, ठीक है ना। मान लेते हैं जो अभिकारक है वो ठोस अवस्था में है, तो जो उत्प्रेरक है वो भी ठोस अवस्था में होगा, तभी जाकर ये क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यही बात कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभिकारक यदि द्रव अवस्था में हो तो उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में होने चाहिए। तो एक बार और सुन लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगीय उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। क्या कहते हैं जी, समांगीय उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को हम ले लेते हैं और इसको भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, ये दोनों ही क्या है, हमारे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है। अब इसको NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा देते हैं और ये भी हमारा गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ से बनता ये है कि SO क्या बन जाएगा, SO4 का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। SO4 का निर्माण मतलब यहाँ पे SO 4 2 6 3 कर दे क्या, इसको SO3 कर देते हैं, SO3 का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। मतलब सिंपल सा हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की 2 मात्रा लेंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि ये हमारा जो है ना, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ से ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं अभिकारक, और ये जो हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो हम यही कह रहे हैं कि देखिएगा, अभिकारक जो है ये दोनों गैसीय अवस्था में है कि नहीं, अभिकारक किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, और जो उत्प्रेरक है ये भी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। तो हम यही कह रहे हैं ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में हों, गैस है तो गैस होगा, ठोस है तो ठोस होगा, द्रव होगा तो द्रव होगा, तो एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तो उसे हम समांगीय उत्प्रेरक कहते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे। विसमांगीय उत्प्रेरक का मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को विसमांगीय उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब यहाँ पे समझ गए कि जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे जी, उसे हम कह देंगे विसमांगीय उत्प्रेरक, ठीक है ना, विसमांगीय उत्प्रेरक कह देंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 मात्रा में जल के अणु यहाँ पे ले लेते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा लेते हैं, और ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया करा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो H2 है ना, ये भी जल अवस्था में गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है। और यहाँ पे जो PT1 उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, PT1 उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, और यहाँ तक रखेंगे कि PT जो है ना वो प्लेटिनम है, वो सॉलिड अवस्था में होता है। तो देखिए जब यहाँ पे H2 और O2 मिलके ये क्या बना देते हैं, 2H2O का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इतनी बात जानते हैं कि ये तो हमारा अभिकारक है, और ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं,
तो उसे हम उस अभिक्रिया को विसमांगीय उत्प्रेरक कहते हैं। अलग अलग भौतिक अवस्था का मतलब देखिए, ये गैस अवस्था में है, ये गैस अवस्था में, मतलब अभिकारक गैसीय अवस्था में है और जो उत्प्रेरक है वो सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था में है। तो ये अलग अलग है कि नहीं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विसमांगीय उत्प्रेरक कहेंगे। आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा आता है कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी ठोस है तो ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। और कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले अधिशोषण की प्रकृति और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। दूसरा ताप है, दाब है, और क्या होता है, ठोस अधिशोषक की सक्रियता है। तो ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या हैं? अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक जो है, जैसे ये हमारा एक बोर्ड है ना, ये अधिशोषक है। तो अधिशोषक की क्या है, प्रकृति कैसी है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कितना बड़ा है, लंबाई चौड़ाई है। ये ताप पर भी निर्भर करता है, दाब पर भी निर्भर करता है, और ठोस अधिशोषक की सक्रियता पर भी निर्भर करता है। स्क्रीनशॉट। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा आता है कोलाइड। अब कोलाइड क्या है जी, ध्यान से समझेंगे। कोलाइड, तो कोलाइड का मतलब वे पदार्थ जिनकी जलीय विलयन चर्म पत्र से आर पार सरलता से निकल जाती हैं, मतलब नहीं निकलती हैं, ठीक है ना, नहीं निकल पाती, उसे कोलाइड कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि एक यहाँ पे चर्म पत्र है, ये एक हम यहाँ पे चर्म पत्र हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, चर्म पत्र। ये हमारे पास चर्म पत्र है, और हमने यहाँ पे कोलाइडीय विलयन को हम इस तरीके से इस पर डाल रहे हैं। तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, चर्म पत्र की सहायता से, चर्म पत्र पर ये हम क्या डाल रहे हैं, कोलाइडीय विलयन। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कोलाइडीय विलयन को चर्म पत्र पर गिराया जाता है या डालने पर क्या होते हैं, ये जो कोलाइडीय कण है ये आर पार नहीं निकल पाते, मतलब ये नीचे की ओर नहीं आ पाते हैं, केवल यहीं पे आकर यहीं पर अटक जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। तो वही क्या कहलाएगा, वही कण क्या कहलाएगा, कोलाइड कहलाते हैं। तो कोलाइडीय विलयन तो कोलाइड कहलाएंगे, बट कोलाइड यहाँ पे ना कहकर हम कह देंगे कि किसी पदार्थ की जलीय विलयन, क्योंकि कोलाइड का ही अभी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ का जलीय विलयन, कि कोई पदार्थ का जलीय विलयन है, उसको चर्म पत्र पर हम जब छानते हैं तो देखेंगे तो सरलता से आर पार नहीं निकल पाते, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलाइड कहते हैं। जैसे कि गोंद है, गोंद को यदि चर्म पत्र से हम क्या करेंगे, उसको गिराएंगे ना चर्म पत्र पर, तो वो आर पार नहीं निकलेगा। जिलेटिन है, प्रोटीन है, स्टार्च है, ये अगर चर्म पत्र से आसानी से आर पार नहीं निकलते हैं, ठीक है ना, निकलेंगे तो बट आसानी से इजी वे में नहीं निकलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव क्या है जी, मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि एक हमने बड़ा सा बर्तन ले लिया, एक अंधेरा कमरा है वहाँ पे हमने रख दिया। ध्यान से आप समझेंगे, पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक बड़ा सा ये बर्तन है, अब ये एक बड़ा सा बर्तन है हमारे पास, एक बड़ा सा बंद बर्तन है। इसमें क्या हो गया कि ये अंधेरे कमरे में हमने रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब एक बड़े से बर्तन को हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा ये बर्तन है जिसमें कोलाइडीय विलयन भरा गया है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, कोलाइडीय विलयन। तो हम यही कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें कोलाइडीय विलयन भरा गया है, एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें कोलाइडीय विलयन भरा गया है। और इस कोलाइडीय विलयन में क्या होता है, यहाँ पर एक मान लेते हैं कोलाइडीय विलयन को हमने अंधेरे कमरे में रख दिया है।
एक यहाँ पे सूर्य के प्रकाश हम ले सकते हैं या कोई भी लाइट है। तो जब हम लाइट को यहाँ से ऑन करते हैं इसको, ठीक है ना, तो ऑन करते हैं तो यहाँ से पहली प्रकाश किरणें, पहली जो प्रकाश किरणें हैं इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से सबसे पहले तो वो इस तरीके से। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ये एक कोलाइडीय विलयन इसमें भरा गया बर्तन में, यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे स्रोत रख दिया है जिससे प्रकाश निकलेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ हम रख लेते हैं, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण हम लगा देते हैं, इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण को लगा देते हैं। और उत्तल दर्पण को लगाकर जैसे ही हम प्रकाश को पहले आपतित कराते हैं तो ये सीधे इस तरीके से जाते हैं और ये सीधे इस तरीके से जाएंगे और परावर्तन के पश्चात क्या अपवर्तन के मतलब इस तरीके से चले आते हैं, ठीक है ना। फिर से ये भी हमारा इस तरीके से जाता है और फिर से ये भी क्या होता है, इस तरीके से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास जो ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये जो प्रकाश किरणें इस तरीके से जा रही हैं वो टकराने के पश्चात उनका पथ ना हमें दिखाई दे रहा है कि किस रास्ते से जा रही हैं। तो वही जो ये रास्ता है ना, इस रास्ते को, रास्ता जो दिखाई देता है इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है ना। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो परेशान नहीं होना है दोस्त, आपको समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा जी, समझ में आएगा, ध्यान से समझेंगे। जब किसी अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडीय विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है, देखिए ये कोलाइडीय विलयन है, अंधेरे कमरे में रख दिए हैं। तो जब किसी अंधेरे स्थान पर कोलाइडीय विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है, यहाँ से क्या है, प्रकाश को हम गुजार रहे हैं, प्रकाश किरणों को, तो प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो देखेंगे ना, तो प्रकाश का जो मार्ग है ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो यह घटना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, एक आप अंधेरे कमरे में चले जाइएगा, अंधेरे कमरे में आप बैठे हुए होंगे और एक छोटी सी होल होगा अगर उस कमरे में, और वहाँ से लाइट आ रही होंगी, सूर्य के प्रकाश वहाँ से एक छोटी सी होल के माध्यम से आ रही होंगी, तो आपको ना वो जो लाइट जो आ रही है उसका जो पथ है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वही पथ, वही रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ रहे हैं। एक अंधेरे कमरे में खड़े हो जाइएगा, अंधेरे कमरे में आप खड़े हों तो एक रूम में मान लेते हैं एक छोटी सी खिड़की है, सब मतलब लाइट ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। एक छोटी सी खिड़की है, पूरा अंधेरे आपका कमरा होना, तो वहाँ पे एक छोटा सा होल भी होगा ना, तो होल से देखेंगे तो प्रकाश जो आएगी वो सीधा मार्ग इस तरीके से दिखाई देगा। तो वही वो क्या है, टिंडल प्रभाव का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है आकाश का नीला रंग। देखिए ये एग्जाम्पल हमने समझाने के तौर पे वो बताया है, बट आकाश का नीला रंग हो गया वो भी हमारा हो जाएगा। समुद्र का नीला रंग होना भी, ये भी क्या है, टिंडल प्रभाव की घटना के कारण होता है। अगला आता है प्रोजेक्टर पथ। अच्छा, कभी आपने प्रोजेक्टर देखा है जी? पहले बहुत चलता था बट अभी बहुत मतलब ना के बराबर चल रहा है। प्रोजेक्टर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा पर्दा टांग दिया जाएगा और पर्दे के आगे अगर आप देखेंगे, पर्दा वहाँ पे अगर आगे है तो यहाँ पे एक मशीन देखा जाएगा और उस मशीन से एक लाइट निकलते हैं और वो पर्दा पे जाता है तो फिगर सब दिखाई देता है। तो वो जो लाइट अगर आप देखेंगे जहाँ से मशीन से निकल रही है तो वो लाइट आपको दिखाई देगा पूरा अच्छे से, नीचे वहाँ से वहाँ तक वो लाइट दिखाई देंगे। तो वही लाइट का जो रास्ता है उसी को पथ कहते हैं। तो उस पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर पथ। तो प्रोजेक्टर पथ भी क्या है, एक टिंडल प्रभाव का ही एग्जाम्पल है। अगला आता है कि कमरे में किसी रोशनदान से प्रकाश का आना। कमरे के रोशनदान होता है, वहां से प्रकाश आता है तो वो हमें दिखाई देगा उसकी रेखा। तो वही हम कह रहे हैं कि वो भी रोशनदान की तरह दिखाई देगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव की घटना होगा। यहाँ पे नोट्स में एक पॉइंट हमने लिखा है कि प्रकाश के मार्ग को दिखाई देने वाले शंकुकार पथ को ही हम टिंडल शंकु कहते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं प्रकाश के मार्ग को दिखाई देने वाले, प्रकाश के मार्ग को दिखाई देने वाले ये शंकुकार एक पथ है कि नहीं। ये जो हमारे पास शंकुकार पथ है तो इस शंकुकार, इस पथों को, इस पथ को ही ना, ये एक हमारे पास शंकुकार यहाँ पे पथ दिखाई दे रहा है, तो इसी शंकुकार पथ को ही हम क्या कहते हैं, इसी पथ शंकुकार पथ को ही हम टिंडल शंकु कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हो गया, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारा आता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। मैं थोड़ा सा यहाँ से फास्ट चलूँगा क्योंकि मुझे पेपर देने में जाना है मुझे, ठीक है ना। मेरा खुद ग्रेजुएशन का पेपर है। अब मुश्किल से मैं कहूँ ना तो मुझे 10 किलोमीटर जाना है और 1 घंटे मेरे पास हैं और 10 किलोमीटर जाना है। अभी मैं आपको पढ़ाने में कम से कम 10 मिनट और लगेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा, तो समझिए टाइम बहुत ही कम है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा दोस्त, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। मेरे सभी दोस्त ना वेट कर रहे हैं मेरा, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से फास्ट चलूँगा। देखिए भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, यहाँ पे 4 हमने इसका अंतर लिखा हुआ है। सबसे पहले यह उत्क्रमणीय क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जो आगे की दिशा में भी और पीछे की दिशा में भी चलती हैं, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएंगी, ठीक है ना। और अनुत्क्रमणीय जो रासायनिक अधिशोषण होता है ना, वो एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब केवल आगे की दिशा में ही चलेगा, पीछे नहीं आएगा। जैसे हम दूध से दही बना लेंगे, तो दही से अब दूध तो हम कभी नहीं बना सकते ना, तो केवल आगे की दिशा में चल रहा है, दूध से दही ही बन रहा है, तो वही उसी को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, मतलब अनुत्क्रमणीय कहते हैं। अगला आता है यह निम्न ताप पर होता है, ठीक है ना, मतलब भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर होता है। अगला आता है इसमें बहुआण्विक परत बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, बहुआण्विक परत बनता है। और नेक्स्ट हमारे याद रखेंगे कि दाब में वृद्धि से इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। मतलब यदि हम दाब को बढ़ाएंगे ना तो भौतिक अधिशोषण भी क्या होगा, वृद्धि होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप याद रखेंगे दूसरा कि यह उच्च ताप पर होता है, मतलब रासायनिक अधिशोषण ना जब ताप बहुत अधिक करेंगे तभी जाकर होगा, ठीक है ना। अगला याद रखेंगे इसमें एकल आणविक परत बनता है, मतलब एकल आणविक परत इसमें बनता है जी। और दाब में वृद्धि होने पर इसमें क्या आती है, कमी आती है। मतलब दाब में वृद्धि करेंगे तो रासायनिक अधिशोषण का क्या होगा, क्रिया घटेगी। और अगर हमने इसमें भौतिक अधिशोषण में दाब में वृद्धि किया ना तो इसमें भी क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कि अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। अधिशोषण अवशोषण ये सब हमने पढ़ाया हुआ है आपको। तो अवशोषण और अधिशोषण, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अवशोषण में यह आयतन प्रक्रिया होता है। आयतन का प्रक्रिया कि इसमें ना जो क्या होंगे अधिशोष्य होंगे, वो अधिशोषक की सतह पर तो चिपकेंगे ही, प्लस अंदर भी इसके चले जाएंगे। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जितनी है ना, उसमें सभी अधिशोषक जो होते हैं, अधिशोषक जो होंगे ना उसके पूरी तरीके से घुस जाएंगे। जैसे रुई है ना, तो रुई में अगर हम पानी में डुबाएंगे तो पानी पूरी तरीके से भीग जाएगा ना, तो वही आता है आयतन प्रक्रिया है, पूरी तरीके से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरी तरीके से होगा। ये क्या है, अधिशोषण क्या है, यह सतह प्रक्रिया है, केवल सतह पर होता है। जैसे कि हम इस पर, जैसे एक बड़ा सा बोर्ड है और उस पर हम एक चौक से लिख रहे हैं, तो चौक केवल उस बोर्ड की ऊपरी सतह पर ही तो हो रहा है ना, तो वही हो गया जी। दूसरा अवशोषण में यह मतलब इसमें किसी पदार्थों के अणु केवल सतह पर चिपकते हैं। मतलब क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है, 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला आता है यह समान गति से होता है, ठीक है ना, तब जब तक संतुलन में ना आए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा ना तो इसमें टाइम लगेगा।
मैं केवल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं बाहर, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और नेक्स्ट इसका भी आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा दोस्त, अभी टाइमिंग की थोड़ी सी अभाव है मेरे पास, मैं माफ़ी चाहूँगा दिल से आप सभी से। बट हाँ, इतना कहूँगा कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड के लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है। ओनली 199 में आपको पूरी फिजिक्स की और केमिस्ट्री का आपको नोट्स दिया जा रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स, फिजिक्स के आपके 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 16, लगभग 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज, पहले तो हम सब चैप्टर वाइज 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव दे देंगे और जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो 31 चैप्टर हैं इसका फिर से हम ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो ये लगभग सब टाइपिंग नोट्स आपको बेहतरीन नोट्स दिया जाएगा। तो नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा सर बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का हमें नोट्स चाहिए। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरी नोट्स दे दिया जाएगा, जिससे आप पढ़कर अपना अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना है। नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक है, आप जाइए वहाँ से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।